मेटलक स्पीक इजी थीम पर मबनी मवाद की तख्लीक और तकरीबात की प्लेटफॉर्म एल कम्युनिटी में ये लॉस्ट स्टूडियो है और हम आगसत के कॉर गर्ल के साथ है जो एक बहुत पसंदीदा नाम है डेमत ओज़दीमीर। ये एक बिल्कुल नया तस्वुर है और चूंकि हम पहली बार ऐसा करने जा रहे हैं इसलिए बहुत पुरजोश हैं। ये पहली बार जैसा दिन है और ये आपके साथ करने पर मैं खासा खुश और बहुत पुरजोश हूँ। मेज़बान के जवाब में मैं भी बहुत पुरजोश हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नेक शुगुन हो के लिए शुक्रिया। हमेशा आप जानती हैं मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उम्मीद है कि आप ऐसे ही मजीद परलतिफ प्रोग्राम करती रहेंगी। यकीनन ऐसा ही होगा। मैं अपना दायूं पाँव जमीन पर घसीट रही हूँ नेक शुगुन के तौर पर और हम शुरू कर सकते हैं। वो अपने सवालात नहीं जानती। हमने एक खतरा मोल लिया है ये कहकर के आपको सवालात नहीं बताए, देखते हैं क्या होता है। वो वाकई नहीं जानती। हाँ ठीक है, मैं पहला सवाल पूछकर शुरू करना चाहूंगी। आखिरी दिनों में आप कैसी हैं? आपकी जिंदगी, आपकी मिजाजी हालत कैसी है? डेमत जवाब देती ही मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं कैसी हूँ। मेरे से किसी ने बहुत अरसे से नहीं पूछा, लेकिन हंसते हुए सब कुछ ठीक है। मैंने एक मसरूफ दूर से गुजरी हूँ। अब बिलाशुबा मैं छुट्टी पर हूँ, लेकिन मैं इस्तांबुल से ज्यादा बाहर नहीं गई। दरहकीकत इस मौसम गर्मा में मेरे लिए एक मुख्तलिफ किस्म का छुट्टी का मंसूबा था। मैंने इसे वैसे ही कबूल कर लिया जैसा कि था। इस गर्मियों में मैं ज्यादा आराम पर मरकूज हूँ। मैं वाज़ेह तौर पर नए सीजन काम के लिए थोड़ी सी तवानाई जमा करने की कोशिश कर रही हूँ। आप कैसी हैं? मेजबान, मैं भी ठीक हूँ। मेरे से तो किसी ने नहीं पूछा, बहुत अरसे से। मैं भी ठीक हूँ, बिलाशुबा मैं पुरजोश हूँ। ऐसे पहले मौके यानी ये पहला इंटरव्यू, और मैं जरूर सिफारिश करूंगी कि आप इस महीने हमारा मैगजीन जरूर खरीदें और पढ़ें। ये इंटरव्यू भी मैगजीन में शाये होगा। मैं 30 की दुहाई 3 सफर के बारे में कुछ पूछना चाहूंगी। हमने इस बारे में पहले कभी बात नहीं की। आमतौर पर कहा जाता है कि 30 की दुहाई बहुत मुख्तलिफ होती है और इंसान पर उसके अच्छे असरात होते हैं। मैंने इसे महसूस करना नया शुरू किया है, तो आप पर ये कैसे रही? 30 की दुहाई ने आपको किस लिहाज से मुतासिर किया है आपके ख्याल में? डेमत जवाब देती ही किसी भी लिहाज से मुतासिर नहीं किया, मुतासिर नहीं कर सकी। मैं इस बात से ज्यादा दिलचस्पी रखती हूँ कि आप अंदरूनी तौर पर किस उम्र से जुड़े हुए हैं, सिर्फ नंबर यानी अददी उम्र से नहीं। बिलाशुबा मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं तजुर्बा कर रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन्हें मैं मुस्तरद करती रही हूँ। मेरे ख्याल में ये सोचने का अंदाज उम्र के बजाय तजर्बे के सीधे तनासुब से होता है। बिलाशुबा मैं अपनी जिंदगी में पहले की तरह बेसब्री न दिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उम्र बढ़ने या यूं कहीं की तजुर्बात बढ़ने से ये सब्र फरोग पाता है। लेकिन उम्र बढ़ने से जोश व खरूश, मुतहर्रिक रवैया या आपकी उम्मीदों के बहुत पुरजोश और शानदार होने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो 30 की दुहाई मेरा मतलब है बिलाशुबा आपके पाँव जमीन पर मजबूती से जमे होते हैं, लेकिन एक 20 साला शख्स के पाँव भी तो जमीन पर मजबूती से जमे हो सकते हैं। 20 साला शख्स के पाँव भी जमीन पर मजबूती से जमे होते हैं। बस मैं उसे सिर्फ उम्र बढ़ने के तौर पर नहीं बल्कि इसलिए देखती हूँ कि मैंने जिंदगी में मजीद चीज़ें तजुर्बा की हैं, ज्यादातर चीज़ों से गुजरी हूँ, इसलिए मैं इसे ज्यादा पेशा वराना एतबार से भी कह सकती हूँ। मैं जिंदगी को ज्यादा पुरइत्मीनान तरीके से देखती हूँ और ऐसे मकामात के तौर पर देखती हूँ जो मुझे मालूम है। मैं अपनी 30 की दुहाई को इस तरह खुलासा कर सकती हूँ। मेजबान, अच्छा, ये एक अच्छा खुलासा है। ठीक है, अगर आप अपनी जिंदगी को अदवार में तकसीम करें, तरक्की के एतबार से, किरदार के एतबार से, आपने इसे किस तरह के अदवार में तकसीम किया? क्या आप बड़ी तब्दीलियों से गुजरी हैं? डेमत बिलाशुबा मैंने ये तब्दीलियाँ बहुत छोटी उम्र में ही महसूस करना शुरू कर दी थीं। मेरे ख्याल में जब से मैंने काम करना शुरू किया, इस वक्त से मेरे ख्याल में उम्मीदवार की तादाद और भी बढ़ गई, क्योंकि दोनों यानी पेशा वराना जिंदगी और कामयाब वजूद बनने की कोशिश और मजबूत होने की ज़रूरत, खासतौर पर इसलिए कि हम खवातीन हैं, तो ये दबाव अचानक इससे कहीं ज्यादा हो जाता है। दरहकीकत इन बातों को मैंने इन्हें अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ तजुर्बात में तकसीम किया और मेरे मिजाज भी उन सब के मुताबिक बदलते रहे। फिर जब मैं कोई नया तजुर्बा करती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि अपनी मौजूदा तब्दील शुदा शक्ल के साथ इसमें जम हो जाती हूँ। बहुत से अदवार हैं, लेकिन आप कौन सा जानना चाहते हैं? मिसाल के तौर पर सबसे ज्यादा पुरजोश दूर कौन सा था? हो सकता है कि ऐसा दूर हो। अच्छा, यहाँ से एक सवाल निकलता है। ये दरहकीकत बिल्कुल ऐसा हो सकता है जब मैं अपनी पहचानी जाने वाली शख्सियत को भूल जाती हूँ, जब मैं खुद को ज्यादा आज़ाद महसूस करने की कोशिश करती हूँ। बिलाशुबा मैं कर सकती हूँ, यानी कम अज कम कोशिश तो करती हूँ, क्लार्क कैंट सुपरमैन की तरह। मेरा मतलब है कि मेरे पास ऐसा कोई कॉस्ट्यूम तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि दिल में हो। लोग हमेशा कहते हैं कि जिस घर और ख़ानदान में हम पलते बढ़ते हैं, दरहकीकत वो हमारी पूरी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। मैं भी एक ड्रामा के बारे में बात करते हुए अक्सर यही कहती हूँ, जिस घर में तुम पैदा हुए हो वो तुम्हारी तकदीर है।
जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मिसाल के तौर पर जब आप अपनी खानदानी जिंदगी के बारे में सोचती हैं, माजी पर नजर डालती हैं, तो क्या ऐसा हवा कि आपने महसूस किया हो कि ये खासियत मैंने अपनी मुंह से ली है और ये अपने वालिद से? मेरे ख्याल में मैंने। क्या ऐसा हवा कि आपने महसूस किया हो, हाँ, ये खासियत मैंने अपनी माँ से ली है और ये अपने वालिद से? डेमत जवाब देती हैं, मेरे ख्याल में मैंने। जुमला जारी रखते हुए दरहकीकत इस विरासत में मिले हिस्सा के वजूद को कबूल करना भी एक तरह का सामना है, मेरे ख्याल में ऊंचाई और बुराई दोनों के साथ। लेकिन मेरे ख्याल में वो 10% हिस्सा दरहकीकत वही है जहां आपका अपना किरदार सामने आता है, यानी दोनों पेशा वराना जिंदगी, ताल्लुकात, दोस्तियों और ख्वाबों सबके बारे में। मेरे ख्याल में वो 10% हिस्सा इस 90% को ढंप लेता है और इसे शामिल कर लेता है। लेकिन अगर आप इस 90% पर बहुत ज्यादा अटके रहें तो या तो आप मायूसी के साथ या अपने पसंदीदा या नापसंदीदा पहलुओं के साथ या तो अपने खानदान की नकल कर रहे होते हैं या फिर आपके सदमे ड्रामा के हालात और बढ़ जाते हैं। इसलिए मैंने उन वरासती खुसूसियात को कबूल कर लिया है। बिलाशुबा बहुत सी हैं, मेरे ख्याल में ये जीनियाती भी हैं, इसलिए अलग हैं। और नीज ये मुकम्मल तौर पर बसरी और हिस्सी मेमोरी में एक नकल इमिटेशन का मैकानिज्म है, यानी बड़े होना ऐसी चीज़ है। मेरे ख्याल में जिस चीज़ को आप मुस्तरद करते हैं इसके और भी ज्यादा संग से हो जाना एक अलग मसला है। जितना बेहतर मैं इस सूरत हाल का सामना करती हूँ उसे कबूल करती हूँ, और इस सूरत हाल में मेरे ख्याल में मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार करने का हौसला और बढ़ जाता है। आप वैसे क्या ऐसा महसूस करती हैं? क्या आप सबसे ज्यादा अपनी मुंह से मुशाबह हैं या अपने वालिद से? मेजबान, ठीक है, हालात के मुताबिक मैं हमेशा तुम अपनी माँ की बेटी हो या नहीं तुम अपने वालिद की बेटी हो की सूरत हाल का तजुर्बा करती रही हूँ। उम्र बढ़ने के साथ मैं तब्दील हो रही हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में कबूल करना बहुत अहम चीज है, यानी तब्दीली का एक बड़ा कदम। मेजबान का नया सवाल, क्या आपकी कोई ऐसी खुसूसियत है जिसके साथ आप मुकम्मल तौर पर सुलह नहीं कर पाई हैं लेकिन अब इसे कबूल कर लिया है, यानी जैसे कि अगर मैं उसे बदल दूं तो अच्छा होगा, लेकिन ठीक है मैं यही हूँ डेमत, ज्यादा जोर नहीं दूंगी। डेमत बहुत सी हैं, मैं सोचूं कि मैं कौन सी बताऊं। मेरे ख्याल में मुझे अपनी जिंदगी में थोड़ा सा खुद मरकजियत, सेल्फ सेंटर्ड इख्तियार करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ये कहने के लिए नहीं कह रही कि मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे दूर से गुजर रही हूँ जहाँ मैंने महसूस किया है कि दूसरों को तकलीफ ना देने की कोशिश में दरहकीकत में खुद को कितनी तकलीफ दे रही हूँ। इसलिए मैं इसे बदलना चाहती हूँ, मैं ये बदलना चाहती हूँ। ये एक मिसाल है। मेजबान, बहुत खूब, मेरे ख्याल में ये बहुत अहम है। ठीक है, अगर मैं आपसे बराह रास्त ये सवालात पूछूं और इन्हें बिल्कुल भी नश्र ना करें तो क्या ये ठीक होगा? क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं आपकी बात सुनना चाहती हूँ। डेमत, जी हाँ, और ऐसा लगता है कि मैं बताना चाहती हूँ। मेजबान, एक अलहदा नशरियात, पॉडकास्ट, इंटरव्यू। डेमत, जी हाँ, जी हाँ, मेरे ख्याल में ऐसी बहुत सी बातें होंगी जिन पर हम बहुत बात कर सकेंगे। मेजबान, जी हाँ, ठीक है, ये बातचीत एक मुनासिब वक्त पर हुई। मेजबान का नया सवाल, तो वैसे आप पहले ही एक बहुत कामयाब शख्स हैं, इसका कहने की जरूरत ही नहीं है। ख्वाह वो मरकजी धारे के मैन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स हूँ या डिजिटल प्रोजेक्ट्स, हर प्रोजेक्ट हमेशा तवील मुद्दती कामयाब रहा है। आपके ख्याल में ये आम तौर पर नहीं पूछा जाता, लेकिन क्या आप खुशकिस्मती लाती हैं या फिर वाकई सही प्रोजेक्ट्स में शामिल होने का असर होता है, या दोनों? डेमत, मेरे ख्याल में बिलाशुबा दोनों। यानी जब मैं कोई काम शुरू करती हूँ तो मैं जो जज्बा महसूस करती हूँ वो मुझ पर इस काम में शामिल हर शख्स, हर काम में अपने साथियों, प्रोड्यूसर को भी शामिल करते हुए जिम्मेदारी उठाने और जिम्मेदारी लेने का एहसास दिलाता है। क्योंकि जो चीज़ मैं महसूस करती हूँ वो इतनी इतना मजबूत है कि अब मैं जो किरदार अदा करती हूँ इसके अलावा मैं खुद को महज एक मुलाजिम या मुंतकिल करने वाले की तरह नहीं बल्कि शायद घर की मालिकन की तरह महसूस करती हूँ। ये मेरे हौसले और मेरे कामों को खोना नहीं देता। बिलाशुबा मैं ये भी समझती हूँ कि मैं खुशकिस्मती लाती हूँ, यानी अगर एक या दो कामयाबियाँ होती तो मैं इत्तेफाक करती, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बिलाशुबा सही प्रोजेक्ट का इंतखाब, अच्छे प्रोजेक्ट का इंतखाब, सही वक्त पर प्रोजेक्ट करना, अच्छी कंपनी के साथ काम करना, यहाँ तक कि सही दिन पर रिलीज होना, ये सब अवामिल हैं। चलें 50% कह देते हैं। 50% एक अलामती अदद है। मैं किस्मत, चांस के बारे में बात करूंगी। मेजबान, और ये परूज ईकटे भी हमेशा की तरह बहुत कामयाब प्रोजेक्ट्स में से एक है। डेमत, शुक्रिया। डेमत, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने भी पसंद किया। मुझे उम्मीद है कि किरदार की और भी गहराई सामने आएगी। यानी और भी। डेमत नेसम किरदार के बारे में बात करती हैं, खानदान से दूर, अपना खानदान खो चुकी है और वो अपनी बहन के साथ रहती है। ये मुझे बहुत मुतासिर करता है, क्योंकि जब मैं ख़वातीन के किरदारों को पढ़ती हूँ तो मैं दरहकीकत इस बात की परवाह करती हूँ कि वो किस चीज़ की खिदमत कर रहे हैं और मैं देखती हूँ कि मैं क्या उठा सकती हूँ, यानी कौन सा पैगाम मुंतकिल कर सकती हूँ। यानी वो जिद्दोजहद करने वाली रूह और बहन के साथ रहना और इस्तांबुल जैसे शहर में अपनी बहन को पढ़ाने की कोशिश करना और उसी दौरान अपने कैरियर की तामीर भी करना। मेरे ख्याल में ये किरदार बहुत ज़्यादा काबिल अदाकारी है। इसे अदा करना बहुत परलतिफ है और ये किसी ऐसी जगह से आया है जो मैं जानती हूँ, यानी मेरे अपने तजुर्बात से मिलती जुलती है। लेकिन जब मैंने इसे पढ़ा तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं उसे बहुत आसानी से अदा कर लूँगी।
मैंने सोचा कि शायद इस जज्बे की गहराई में जाना चाहिए अपनी ज़ाती ज़िंदगी के सफ़र के तनाजुर में, और बिलाशुबा इसके अंदर एक खूबसूरत मोहब्बत की कहानी भी है। मेरे ख्याल में ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बहुत अरसे से नहीं जानते, बल्कि मेरे ख्याल में नई नस्ल ने इसका ज़्यादा तजुर्बा नहीं किया। एक ऐसी मोहब्बत जो ज़्यादा दूर से ज़्यादा ख्वाब देखने वाली, मैं क्या कहूँ, जिसके पक जाने यानी पूरी तरह से परवान चढ़ने का इंतज़ार किया जाता है। मोहब्बत ये भी मुझे बहुत मुतासिर करती है, और एक मर्द की औरत के साथ वफादारी भी मेरे ख्याल में इसमें एक ज़बरदस्त नुक्ता था। लेकिन बिलाशुबा मेरे ख्याल में ये देखना होगा कि वो मेरी मुखालफत के बावजूद कितना बर्दाश्त कर सकता है। हम देखेंगे। ये ड्रामा बहुत पसंद किया जा रहा है, और आमतौर पर, मिसाल के तौर पर, मेरे करीबी मर्द दोस्त भी ड्रामा बहुत पसंद करते हैं। यानी वाकई एक नाकाबिल यकीन मर्दों की ऑडियंस नाजरीन है। यानी मर्द बहुत देखते हैं, और बहुत शौक से देखते हैं। मेजबान और अडम फराह, मेरा नाम फराह है। ड्रामा जारी था तो हमने जो इंटरव्यू किया था वो हमारा आखिरी इंटरव्यू था, और मैंने आपके साथ एक बात की थी और मैंने इसे कभी नहीं भुलाया। आपने जिस्मानी मेमोरी, याददाश्त के बारे में बात की थी, यानी जब आप सीट पर जाती हैं और 8 घंटे रोने के बाद, चाहे वो किरदार ही क्यों ना हो, जब आप घर वापस आती हैं तो आप इसकी थकावट और इसके नफ्सियाती इफेक्ट्स को महसूस करती हैं। ये बात हमेशा मेरे जहन में रही जब भी मैं कोई बहुत ड्रामाई ड्रामा या फिल्म देखती हूँ। क्या अब भी ऐसा ही है, या अब आप उसे थोड़ा ज्यादा बर्दाश्त करने की कोशिश करती हैं? यानी मैं जिस चीज का जिक्र कर रही हूँ। डेमित जवाब देती हैं, दरहकीकत पिछली बार हमने जिस चीज़ के बारे में बात की थी वो बहुत अहम थी, बहुत क्रिटिकल मनाजिर में मेरे साथ जो कुछ हुआ। बिलाशुबा यानी अडम फराह में, और उससे पहले के काम में, यानी ऐसे दिन भी आए जब मैं मुसलसल रोती रही। बिलाशुबा मैं ये नहीं कह सकती कि मैं हर रोज़ इसका तजुर्बा करती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा मंजर होता है कि जब आप उसे जज्बे को जाहिर करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आप इसके ज़ेर असर आ जाते हैं। यानी कम अज़ कम मेरे काम के तजर्बे में जितना ज़्यादा मैं मुतासिर होती हूँ, ये मुझे इतना ही बेहतर और हकीकी महसूस होता है। इसलिए मैं अभी तक इस पर काबू पाने में कामयाब नहीं हो सकी हूँ, और दरहकीकत मैं शायद इस पर काबू पाना भी नहीं चाहती, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा कसरत से नहीं होता। इसलिए ये कोई ऐसी हालत नहीं है जिस पर मैं शिकायत कर रही हूँ, बल्कि कम अज़ कम मैं उसे एक आले के तौर पर देखती हूँ। और ये कि ये हकीकी नहीं है, इस बात का सबूत मैं अब खुद को ज़्यादा तेज़ी से दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे याद है हमारी आखिरी इंटरव्यू के वक्त और डेमित खुद को मुखातिब करती हुए आए, आज मैं फिर रोई। वैसे मैं उस वक्त कैरावन मुख्तसर रहाइशगाह में ही थी। क्या ये सही है? मैं वहाँ से या सीट से बाहर नहीं निकल पा रही थी। एक ऐसी जगह जहाँ मैं रोने से आई थी और जहाँ मैं रोने ही जाने वाली थी। जी हाँ, मैंने इस वक्त खुद को संभाल लिया था, यानी मैंने इस इंटरव्यू में थोड़ा रो लिया था, लेकिन अब मैं बेहतर हूँ। इस्तांबुल में और इस्तांबुल के खूबसूरत मकामात पर हमारा सीट है, खूबसूरत नज़ारों के सामने। जी हाँ, आदमी गाना गा रहा है और सोच रहा है कि मैंने खूबसूरत लिबास पहना है वगैरह। यानी परेशानियाँ तो बहुत थीं, लेकिन कम अज़ कम उम्मीद ज़्यादा है। जी हाँ, इसलिए मैं अब ज़्यादा सेहतमंद नज़र आती हूँ। मेजबान, ठीक है, सनत इंडस्ट्री यकीनन बहुत बदल गई है, और आप सनत में एक मुस्तहकम मकाम रखने वाली अदाकारा हैं। डेमित शुक्रिया। मेजबान, क्या आपने कभी सनत में शुरू से अब तक औरत होने की वजह से कोई मुश्किल महसूस की है? डेमित मेरी वजह से औरत होने के बाइस दूसरों ने मुश्किलात का सामना किया है। मैंने इस तजर्बे को इसमें तब्दील करने यानी इससे फ़ायदा उठाने को तरजीह दी है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि ये कभी मेरे साथ नहीं हुआ। मैं इसे मुकम्मल तौर पर सिंफी जेंडर बुनियाद पर नहीं कह सकती। ये हमारे इंसान होने के लिए ही काफ़ी है कि हम इसका तजुर्बा करें। बिलाशुबा ये मुश्किलात आएँ, लेकिन मेरे अंदर में उसे मुकम्मल तौर पर सिंफी जेंडर बुनियाद पर नहीं कह सकती। ये हमारे इंसान होने के लिए ही काफ़ी है कि हम इसका तजुर्बा करें। बिलाशुबा ये मुश्किलात आएँ, लेकिन मेरे अंदर ये बहुत कम अरसे तक रहीं। इस महीने हमने मैगजीन में दरहकीकत इस मौजू पर थोड़ी बात की है, लेकिन औरतों की जानिब से धुंस बुलाइन, यानी जब हम औरतों के मामले की बात कर रहे हैं। क्या आपने सनत में कभी खवातीन की यकजहती सबसे ज्यादा कहाँ महसूस की, या क्या ऐसा वक्त आया जब आपने इसे महसूस नहीं किया? ये दरहकीकत एक मुश्किल सवाल है, लेकिन हम औरतों की जानिब से धौंस बुलाइंग पर थोड़ा रुकना चाहते हैं। डेमित दरहकीकत मैं ये नहीं कह सकती कि ये मेरे साथ हुआ, यानी औरत होने की वजह से नहीं, बल्कि अवामी तवज्जो का मरकज़ होने की वजह से, और खूबसूरती और किए जाने वाले कामों के बारे में हमें बहुत कुछ ज़बानी याद करवाया जाता है। लेकिन ये कौन कह रहा है? हम उन लोगों को देख नहीं सकते, वो मौजूद नहीं हैं। यानी एक ऐसी चीज़ जो मौजूद नहीं है, इसकी बुनियाद पर हमसे एक नज़म व ज़ब्त की तवक्को की जाती है। जितना जल्द हम उसे तोड़ दें, हम इन आवाज़ों को सुनना बंद कर देते हैं। ये कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं ये कभी नहीं कह सकती कि मैं इसे 100% कर सकी हूँ, लेकिन मैंने अपने पेशे में लेकिन सनत में पेश आने वाली हर चीज़ को मैं देख और मुशाहिदा कर सकती हूँ। मैं यूँ कहूँगी, मनफी पहलुओं की बात करने या उन पर शिकायत करने के बजाय मैं उसके मुस्बत पहलुओं को देखती हूँ और सोचती हूँ कि उसे और भी ज़्यादा इंस्पिरेशनल होना चाहिए। मेरे ख्याल में अब पहले की तरह चुप रहूँ, कहीं अपना काम ना खो बैठूँ, या जो कुछ भी कहीं वो कर दो वाली खामोशी 70% तक नहीं रही। ये आसान रसाई, सोशल मीडिया वगैरह हो सकती है। हम सब के पास एक दूसरे से बहुत जल्द राब्ता करने की ताकत हो सकती है,
मैं कम अज़ कम इस सनत के लिए ये कह सकती हूँ कि आवाज़ उठाना दरहकीकत अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे डरा जाए। मेरे ख्याल में हम उसके बारे में आगाह हैं। यानी मैं ये नहीं समझती कि ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है, लेकिन मैं महसूस करती हूँ कि ये उम्मीद अफ़ज़ा हद तक बेहतर हो रहा है। मैं ये देख सकती हूँ ये सब के साथ होता है। सिर्फ मेजबान अपना सवाल जारी रखती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आर्टिस्ट को बात करनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, और कुछ कहते हैं कि नहीं, ये इसका काम नहीं है। तो आप आर्टिस्ट पर मुआशरती दबाव के बारे में क्या सोचती हैं? डेमत, मेरे ख्याल में यकीनन हर चीज़ बशमूल हर शख्स के अंदर और दिल में मौजूद गुस्सा और दिफा भी ज़रूर दिल से आनी चाहिए। किसी भी चीज़ का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मजबूरी या लाचारी से नहीं होना चाहिए। यानी अगर किसी शख्स के दिल से वाकई नहीं आ रहा है कि वो एक जज्बा शेयर करे या किसी का हक मान गए या किसी चीज़ की वकालत करे, तो मेरे ख्याल में ये महसूस किया जा सकता है, और मेरे ख्याल में किसी पर इस मामले में जोर नहीं डालना चाहिए। मेरे ख्याल में मैं इस मामले में हसासियत रखने वाली शख्स हूँ, क्योंकि मैं मुकम्मल तौर पर अपने जज्बात से मुतहर्रिक होती हूँ और मैं दुरुस्त तरीके से लिख भी नहीं पाती। कभी कभार गुस्से वगैरह में तो औकाफ पंक्चुएशन भी गायब हो जाते हैं। यानी मेरे ख्याल में यह एक्वा कहती हैं कि वो ना तो मजबूरी से कुछ करने को काबिल कद्र समझती हैं और ना ही खामोश रहने को। वो उन दोनों के दरमियान एक रास्ता इख्तियार करती हैं। वो अपने इजहार, अपने जज्बात और अपने गुस्से को इस तरह पेश करने की आज़ादी देती हैं कि वो कुछ हसासियतों, उसूलों के दायरे में रहे। वो उन उसूलों के तहत अपने जज्बात और गुस्से के आगे हार न मानते हुए अक्लमंदी के साथ बात करने, चीज़ों के पीछे खड़े होने और आवाज़ उठाने की कोशिश करती हैं। लेकिन वो ये सब दूसरों के लिए या दूसरों की तरफ से नहीं कह सकती, और न ही वो ऐसा करने की तवक्को रखती हैं। आखिर में मेजबान उनसे शोहरत के तजर्बे के बारे में पूछती है, जैसे कि आराम से घूमना, जो चाहे कर पाना, या आसानी से दुकान पर जा पाना। वो पूछती हैं कि क्या इतना वक्त गुजरने के बाद वो अब भी वो कर पाती हैं जो वो करना चाहती हैं। डेमित बताती हैं कि कभी कभार बाहर जाने का इरादा होता है, लेकिन फिर ख्याल आता है कि लोगों से मिलना पड़ेगा और वो इस मूड में नहीं होती। ताहम वो वाज़ेह करती हैं कि लोगों से बातचीत करने या उनसे मिलने के बारे में उनके जहन में कोई मसला या फिक्र कभी नहीं रही। वो इस ताल्लुक़ को एक मुकम्मल तबादला यानी दो तरफा ताल्लुक़ समझती हैं। वो कहती हैं कि महज हफ्ते में एक दिन नशर होने वाले ड्रामे की एक अदाकारा होने के बजाय 13 साल से इस शोबे में होने की वजह से वो लोगों से मुसलसल राब्ते में रहती हैं। वो इस बात पर जोर देती हैं कि वो ये बातें खुद को किसी खास मकाम पर देखने की वजह से नहीं कह रही, बल्कि वो पहले ही वहाँ मौजूद हैं और वहाँ से दूर होने का तसव्वुर भी कबूल नहीं करती। उनका कहना है कि अब इन्हीं दूसरों के साथ मसनूई तौर पर जैसे एक दूसरे को जानते हूँ वैसा बर्ताव करने की भी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि जितना वो इस ताल्लुक़ को कम करके सिर्फ अपना काम और पेशा समझती हैं, इतना ही वो खुद को ज़्यादा आरामदह और आज़ाद महसूस करती हैं। आखिर में वो इस बात की वजाहत करना चाहती हैं कि मामला सिर्फ किसी से मिलना, उनको छूना और उनके साथ हंसना ही नहीं है। शायद बात इससे कहीं ज़्यादा गहरी है कि मसला सिर्फ लोगों से बातचीत या गपशप करना नहीं है। मसला उन लोगों के बारे में है जो आपकी निजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना चाहते हैं। वो माजी का हवाला देती हैं, जब कोई मिलता तो आप सोचते थे कि काश वो 1 घंटा मेज़ पर ना बैठता, क्योंकि हम अभी मिले हैं। लेकिन अब मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब लोग करीब आकर नहीं मिलते। वो वाज़ेह करती हैं कि वो अपने हकीकी मद्दाह 7 की बात नहीं कर रही। जो चीज़ तकलीफदह और गैर आरामदह महसूस होती है वो ये है कि अब कोई शख्स जिसे आप जानते तक नहीं, जिससे आपने उंगली तक नहीं मिला रखी, वो दूर से आपकी वीडियो बना रहा होता है। वो जोर देकर कहती हैं कि ये मामला गपशप या मैगजीन वाली खबरों जैसा नहीं है। ये अब एक ऐसे परेशान किन लेवल पर पहुंच चुका है जो सभी के लिए तशवीशनाक होना चाहिए। उनका कहना है कि किसी को भी बगैर बताए मेरी तस्वीर या वीडियो लेने का हक नहीं है। सिर्फ एक लम्हे के फुटेज को लेकर एक टाइटल लगा दिया जाता है, और यही चीज़ तकलीफदह है। उसी वजह से वो खुद को प्रोटेक्ट महसूस करती हैं, और वो 34 साल से ये महसूस कर रही हैं, यानी अपने पूरे कैरियर में, कि इन्हें अपने आप को इन हालात बगैर इजाज़त वीडियो बनाने वगैरह से बचाने की ज़रूरत महसूस होती है, जिसकी वजह से वो बेचैनी महसूस करती हैं। लेकिन इसके अलावा मुस्बत या मनफी नतीजा होने के बावजूद अगर कोई उनसे मोहब्बत करता है और इनसे मिलना चाहता है तो वो उसे परेशान किन नहीं समझते। वो उसे एक अच्छी चीज़ करार देती हैं। वो कहती हैं कि अपनी ज़िंदगी को महदूद ना करने की कोशिश करना, लेकिन साथ ही इसकी दुश्वारियों का सामना करना वाकई मुश्किल है। वो बताती हैं कि वो उन जगहों पर मौजूद रहने की कोशिश करती हैं जहां वो महफूज और अच्छा महसूस करती हैं। जब मेज़बान पूछती हैं कौन सी जगहें, तो वो जवाब देती हैं कि अब डेमत वहाँ आराम महसूस नहीं करती, चाहे आप आम आदमी हों या डेमत को ये दबाव ज़रूर महसूस होता है। अगर आपने शादी नहीं की है तो क्यों नहीं की? शादी करो। अगर शादी कर ली है तो बच्चा कब पैदा करोगी? वो बताती हैं कि वो करीबी लोगों या मद्दाहों की तरफ से इस मुआशरती दबाव का शिकार होती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि उनके करीबी लोग अब इन्हें जान गए हैं और इन्होंने छोड़ दिया है, यानी दबाव डालना बंद कर दिया है। वो कहती हैं कि दरहकीकत छोड़ने के बजाय इन्होंने इन्हें कबूल कर लिया है। इन्हें अपनी ज़िंदगी में ये बात वाज़ेह करनी पड़ी क्योंकि पहले ही इतना दबाव था। वो अपने प्यारों और ख़ानदान वालों से इस किस्म का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाती थीं। वो कहती हैं कि ये सब के साथ होता है। वो पिछली बार कहीं ये कह चुकी हैं कि शोहरत से पहले दबाव सिर्फ आपके मोहल्ले तक महदूद होता था, अब ये पूरी तुर्की या जहाँ भी आप देखे जाते हैं पूरी दुनिया बन जाती है, और ये बहुत वसी होता है क्योंकि हर किसी की एक राय होती है। वो तस्लीम करती हैं कि ये तबक़ात हमेशा रहेंगी।
पहले वो चाहती थी कि लोग ऐसा ना करें और माजी में जो कुछ भी उन पर मुसल्लित किया जाता या उनसे मुतवक्के होता वो उसे पूरा करने की कोशिश करती थीं। वो अपने ख्यालात के अलावा तमाम दूसरे ख्यालात को दुरुस्त समझती थीं, लेकिन गुज़श्ता चंद सालों से इन्होंने इन बातों को तरतीब देने या अपनाने मुस्तरद करने की कोशिश की है। वो सोचती हैं मैं वाकई क्या चाहती हूँ। खासतौर पर वो औरतों पर मुसल्लित करदा दबाव की तरफ इशारा करती हैं, उनके बॉडीज जिस्म के बारे में, उनकी शादी की हैसियत, मीदनी हैली के बारे में, उनके स्कूलों के बारे में और उनके मसलक पेशों के बारे में। टरान सकरपट यहीं ख़त्म होती है, लेकिन जाहिर है कि वो औरतों पर मुआशरती दबाव के मौजू को जारी रखना चाहते हैं कि वो लोग जिनकी राय वो सुनना पसंद करती हैं वो बिलावजह ये बातें नहीं करते। उनका ख्याल है कि हम सिर्फ एक दूसरे को इस तरह ताकत फराहम कर सकते हैं अपने तजुर्बात बताकर। वो कहती हैं कि उसका नतीजा बुरा नहीं होगा और आपको अपनी ज़िंदगी के रास्ते पर चलते रहना चाहिए। वो कहती हैं कि आप में खुद ये हिम्मत देखनी चाहिए और उनका ख्याल है कि हम उसी लिए यहाँ मौजूद हैं, एक दूसरे की हिमायत के लिए। वो मुस्बत सोचने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि ये दबाव ख़त्म हो जाएगा, लेकिन साथ ही हकीकत पसंद भी हैं कि ये कभी मुकम्मल तौर पर नहीं बदलेगा, क्योंकि ये सिर्फ उनके पेशे से मुताल्लिक मामला नहीं है बल्कि ये इंसान की फितरत से जुड़ा हुआ है। वो कहती हैं कि ये हर मुल्क में मौजूद है। अक़लियत और अक्सरियत का मामला एक अलग मसला है और ये कि उसे किस तरह और किस ज़बान में किया जाता है ये आपके मुल्क की तालीमी हालत पर भी मुनहसर है। उनका कहना है कि कम अज़ कम अपने अंदर की आवाज़ पर एतमाद करने के बाद मेज़बान या कोई और उनकी बात से मुत्तफ़िक़ होकर कहता है, बिल्कुल दुरुस्त। दरहक़ीक़त ज़बान इंटरव्यू के शुरू में उनकी कही गई बात को दोहराती है, जहां डेमत ने कहा था कि वो दूसरों को ना तोड़ने के लिए खुद टूट जाती थीं। मेज़बान कहती हैं कि ये बात मौजूदा मौजू से मिलती जलती है और दोनों एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। वो कहती हैं कि हम सब आम तौर पर ऐसा करते हैं, यानी अपनी ज़ात को नज़रअंदाज करके दूसरों को खुश रखने की कोशिश। फिर मेज़बान खूबसूरती के तसव्वुर, गज़ल कव्वामी के बारे में पूछती हैं। वो पूछती हैं कि चूंकि डेमत खुद से मुतमईन है, लेकिन क्या ऐसा होता है कि जब आप आईने में देखें तो कहीं आज मैं खुद को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही। डेमत जवाब देती हैं, बिल्कुल, मैं ज़्यादातर ऐसे ही जागती हूँ, ज़्यादा इम्कान है। वो वाज़ेह करती हैं कि ये नापसंदीदगी नहीं है। आईने में वो जो देखती हैं वो बिल्कुल उनका मुंह या चेहरा नहीं होता, बल्कि बाज़ सुबह में वो अपनी तवानाई एनर्जी के साथ मसला महसूस करती हैं। वो कहती हैं कि इंसान जैसे जागता है खुद को वैसा ही देखता है। उनका ख्याल है कि मामला उनकी नाक या मुंह का नहीं है। माजी में जब वो खुद को स्क्रीन पर देखती थीं तो उनमें भी एक डिज़ाइन करदा खूबसूरती के एहसास और फैशन के मुताबिक होने की कोशिश थी, लेकिन इन्होंने देखा कि वह इसका तो कोई खातिमा ही नहीं है। यानी मैं ये सब कुछ सिर्फ अपने तरीके से कर सकती हूँ जिस तरह से मुझे अच्छा लगे। लेकिन तवानाई का मामला तो वाकई बहुत अजीब है ना, क्योंकि हर कोई हर रोज़ एक जैसा महसूस नहीं करता और मैं इससे काफ़ी उलझन में रहती हूँ। हम यकीनन ऐसा होता है, यानी बाज़ दिनों में आईने में देखकर ही सोचती हूँ कि आज का दिन नहीं है और बस वापस बिस्तर में जाने का दिल करता है। सबसे मुश्किल बात तो यह है कि जब मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही होती हूँ तो चाहे मैं आईने से कितनी ही क्यों ना भागूं, तैयारी की वैन में एक बहुत बड़े आईने के सामने बैठी होती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा ख्याल है कि मोहब्बत केमिस्ट्री पर मुनहसर होती है। हाल ही में तुम्हारे एक इंटरव्यू में मैंने ये बात सुनी भी थी और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम समझती हो कि मोहब्बत आर्जी होती है। तुम्हारा इस मामले पर बहुत हकीकत पसंदाना नुक्ता नज़र है ना? मेरे ख्याल में तो मैं अब भी ज़्यादातर मामलात में हकीकत पसंद रहने की कोशिश करती हूँ, तब जाकर मेरे एहसासात की आज़ादी मेरे लिए ज़्यादा कीमती हो जाती है। मैं वाकई समझती हूँ कि मोहब्बत आर्जी होती है और फिर लोग इसके बारे में अजीब वाओ गरीब बातें लिखते और सोचते हैं। मैं उनकी बात भी मानती हूँ बिलाशुबा, यानी सिर्फ ये जुमला काफ़ी नहीं हो सकता, क्योंकि जब बात खलती है तो दरहकीकत हमारी सोच ज़्यादा कीमती हो जाती है। यानी मैं मोहब्बत को केमिस्ट्री से जोड़ती हूँ और मुख्तसरा कहती हूँ। इस जुमले को आप जिस लहजे में पढ़ेंगे और उस दिन आपकी कैसी मिजाजी हालत होगी, दरहकीकत आप वैसा ही महसूस करेंगे। ये बात बहुत से मुख्तलिफ मकामात पर जा सकती है, इसलिए मैं इस मामले पर तनकीद को भी कबूल करती हूँ। दरहकीकत मेरे ख्याल में इसका मुख्तसर होना ही काबिल कद्र है, क्योंकि मोहब्बत और प्यार में फ़र्क शायद यही होना चाहिए, क्योंकि प्यार एक तवील मुद्दती चीज़ है, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में मौजूद ना हो। मैं समझती हूँ कि प्यार कायम रहता है, लेकिन जिसे हम मोहब्बत कहते हैं वो एक खास हद तक केमिस्ट्री है, तजस्सुस है, लेकिन इसके बाद जो चीज़ मोहब्बत का दिक कहलाती है वो मुकम्मल तौर पर हासिल ना कर पाना है। वहाँ पर काफिया इस बात से मुताल्लिक है कि आप काफ़ी तवानाई खर्च नहीं कर पाते और बहुत सी बातें कहे बगैर ही रह जाती हैं। और मेरे ख्याल में ये मुकम्मल तौर पर नफ्सियाती मामला है। क्या कोई नफ्सियाती चीज़ मोहब्बत से जुड़ी हो सकती है, यानी क्या कोई मंतकी चीज़ मोहब्बत के साथ चल सकती है, और अगर ये तवील अरसे तक कायम रहे तो फिर हमारी ज़िंदगी में प्यार की इतनी अहमियत क्यों है? बिल्कुल दुरुस्त। क्या मैं आपका रिश्ता कोच बन गई? मैं इससे पूरी तरह मुत्तफ़िक़ हूँ। जी हाँ, यानी सिर्फ ये जुमला ना लिखें, ठीक है, थोड़ा सा और तफसील से लिखें। ये बहुत मुख्तसर है, इसलिए अगर आपने गौर किया हो तो मैं अब बहुत तेज़ बोलने लगी हूँ। जी हाँ, यानी फ़ौरन जारी रखें वरना वो काट देते हैं। जी हाँ, मैं अब जुमलों के दरमियान वक्फा भी ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। जी हाँ, और यकीनन आपको देखने वाली बहुत सी ख़वातीन हैं, नौजवान लड़कियाँ हैं। जी हाँ, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। जी हाँ, इसे जानकर ज़िंदगी गुजारना वाकई खुशी देता है।
इस पर ताकत, मैं ये ताकत महसूस नहीं करती। किया ये दबाव डाल रहा है, यानी किया मैं जिम्मेदारी महसूस करती हूँ। अगर अब हम उन कामों की तरफ वापस आएं जो हम मुंतखब करने या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हम मुकम्मल तौर पर उसी जिम्मेदारी के शूर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि बहुत सी ख़वातीन हैं जो अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही हैं। बहुत सी ख़वातीन हैं जो वजूद में आने की कोशिश कर रही हैं। बहुत सी ख़वातीन हैं जो वाकई जो कुछ महसूस करती हैं वैसा ही बर्ताव करना चाहती हैं। इसलिए छोटे छोटे डेटा पॉइंट्स हैं। यकीनन मैं स्क्रिप्ट से ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकती। अगर मेरी मर्जी होती तो मैं कितनी कहानियाँ सुनाती। हफ्ते में एक दिन 150 मिनट। मेरे ख्याल में आपको इस प्रोग्राम के काम पर गौर करना चाहिए। लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि इस जिम्मेदारी का एहसास मुझे बहुत अच्छा महसूस कराता है। क्योंकि मेरे ख्याल में काम के इंतखाब में भी आप खुद को ज़्यादा ताकतवर महसूस करती हैं और हम ये किरदार बहुत अच्छा है। देखो कि कितना खूबसूरत मोहब्बत का सेक्वेंस है। ये मुझे बहुत ताकतवर महसूस कराता है कि नौजवान लड़कियों और ख़वातीन मुझे ज़्यादा पसंद करती हैं और जानती हैं। क्योंकि मेरे ख्याल में मैं इसलिए ज़्यादा मजबूत महसूस करती हूँ कि मैं महसूस करती हूँ कि ये आर्जी चीज़ नहीं होगी। यानी वो बड़ी हो रही हैं, वो बालिग हो रही हैं, ख़ानदान बना रही हैं और औलाद पैदा कर रही हैं। और ये बढ़ता हुआ चलता रहता है बग़ैर रुके। और तुम्हारे कामों के बजाय तुम्हारी वो चीज़ जो तुम इन्हें महसूस करवाना या देना चाहती हो, मैं ये गलतियों समेत कह रही हूँ। मेरे कमज़ोर लम्हात को देखना भी इसमें शामिल है। वो ये सब देखकर महसूस करके पूरे पैकेज को कबूल करती हैं और उसी लिए मैं खुद को बहुत ज़्यादा मजबूत महसूस करती हूँ। शायद कोई शख्स जो बुरा वक्त गुजार रहा हो वो देख सकता है कि मैंने एक ऐसे मंजर को जिसे मुख्तलिफ तरीक़े से पेश किया जा सकता था मुख्तलिफ तरीक़े से हैंडल किया। और मेरे नाज़रीन जो कई सालों से हैं वो वाकई इन चीज़ों को दरहकीकत वो लोग जो इन बातों को वाकई समझ चुके हैं वो ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं। हमारे दरमियान एक अच्छा राब्ता है। आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शायद ये बहुत ज़्यादा सुना जाएगा और फिर से बहुत ज़्यादा शेयर किया जाएगा और वो जो डेमत आपा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं कहते हैं, अगर वो बड़े होकर भी अभी तक आपसे इस तरह जुड़े हुए हैं तो मेरे ख्याल में ये बहुत अहम बात है। ये आपकी कामयाबी है। शुक्रिया। वैसे अभी थोड़ा वक्त बाकी है लेकिन आइए थोड़े ज़्यादा आरामदह मौज़ूआत पर बात करते हैं। क्या आपने कभी मसनूई ज़हानत AI के बारे में सोचा है? मैंने ये इसलिए पूछना चाहा क्योंकि हमारे शोबे में भी यही कहा जाता है कि अब आपका काम तो AI करेगा, आपको जाना पड़ेगा, आइए अब वही करे और ले आए। क्या आपके अंदर इस कस्म की कोई फिक्र है? वो जज्बात भी दे देंगे और अब वो इन्फ्लुएंसर भी होंगे, मॉडल भी वही होंगे, एडिटर भी वही होंगे। क्या ये बात आपको खौफजदा या पुरजोश करती है? क्या आप इस मामले में दिलचस्पी रखती? मैं इससे ज़्यादा दिलचस्पी ना रखने की कोशिश करती हूँ। मैं ज़्यादा नामियाती जज्बात और एहसासात की तलाश में हूँ। क्या ये खौफनाक लगा? मुझे कभी खौफनाक नहीं लगा। यानी मैं ये नहीं सोचती कि वो उठ खड़े होंगे और हमारा कब्जा कर लेंगे। और मैं ये मानती हूँ कि तब्दीली ही वाहिद चीज़ है जो नहीं बदलती। यानी तुम चाहे जितनी भी मुखालफत करो, ये तुम्हारी ज़िंदगी के बिल्कुल मरकज़ में आकर बैठेगी। मैं इस बात की तस्दीक नहीं कर सकती कि इस सूरत हाल में कितनी ज़्यादा फैंटेसाइजिंग होगी। यानी मैं इस वक्त तक के लिए सोचती हूँ जब तक कि ये अदाकारी और ड्रामा सनत तक नहीं पहुँच जाता, वो दूसरों की जगह ले लेंगे। मैं सोचती हूँ कि हम उसे दूसरे शुभ में देखेंगे। इसलिए मुझे इस बारे में कोई फिक्र नहीं है। अगर वो वहाँ चले जाते हैं तो भी हम कोई और काम ढूंढ लेंगे। मैं उस वक्त इसके बारे में वो जहाँ भी पहुँची, मैं अभी इसमें दिलचस्पी नहीं रखती। तुम इंस्टाग्राम को बहुत स्पॉन्टेनियस तौर पर इस्तेमाल करती हो। तुम्हें कैसे पता चला? यानी क्योंकि ये वाकई ऐसा महसूस होता है। मैं यहाँ अच्छी लगी हूँ। मुझे ये दिखाना पसंद है क्योंकि ये अच्छी बात है। तुम्हारी स्टोरीज और सब कुछ इस पर ज़्यादा सोचा समझा नहीं होता। ये कोई ख़ास क्यूरेशन नहीं है और मेरे ख्याल में ये ज़्यादा ऑथेंटिक है। क्या ये सही है? बिल्कुल, तुमने मेरे इशारों को सही पढ़ा है। मैंने सही पढ़ा। अच्छा, क्या तुम अपने DMS पढ़ती हो? या अब तक तुम्हारे साथ सोशल मीडिया पर सबसे अजीब अपसेट सिचुएशन क्या थी? कमेंट हो सकता है, DM में आने वाली कोई चीज़ हो सकती है। मसलन मुझे तो ये बहुत अजीब लगता है जब गाली देकर कॉम्प्लीमेंट दी जाती है, और मेरे ख्याल में ये मज़ाहिया है, यानी बहुत ज़ोरदार कॉम्प्लीमेंट समझी। यानी थोड़ा सा और होता तो गाली देता, लेकिन कॉम्प्लीमेंट कर रहा है।
यानी जिस टोन में तुम बात करते हो वैसा है, लेकिन जैसा लिखा गया है वैसा ही रूड है। यानी मुझे ये चीज़ें पसंद हैं। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती क्योंकि मैं नहीं जानती कि इन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और वो मैसेजेस क्यों भेजते हैं अपने चाहने वालों के बारे में। वैसे भी मैं उनमें से ज़्यादातर से बात करती हूँ, इसलिए अब वो मुझे फ़ैन मैसेजेस की तरह नहीं लगते। मैं स्पॉन्टेनियस इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम बहुत क्लीन है। ये बात मुझे बहुत परेशान करती है, यानी इसका इतना ऑर्डरली होना और इतनी खूबसूरती, करेक्टनेस और नईनेस। ये इस तरह का है। सही, वाकई तुम्हारे अंदर एक ऐसा केओस छुपा हुआ है जिसे तुम नहीं चाहती कि लोग जाने। मेरे ख्याल में इसका ना जाना एक और पुरस्कार बात पैदा करेगा। मेरे ख्याल में ये ऐसे ही रहना चाहिए और एक भी नहीं है। मैं ये भी कह दूं, अब हंसी को दोबारा यहाँ ले आओ, इसके साथ शुरू करते हैं। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम हमारे लिए पहले ही बहुत कीमती इंसान हो। उसी के साथ साथ हमने अपने अगस्त के महीने में एक नया फॉर्मेट भी शुरू किया है। मुझे बहुत खुशी है कि हमने ये तुम्हारे साथ किया। हम स्टूडियो में हैं। मुझे यहाँ मौजूद होने पर भी बहुत खुशी है। उम्मीद है कि जल्द अज जल्द हमारे पास कैमरे के बगैर कहीं बात करने और दिल की बात कहने का मौका मिलेगा। तुम्हारी ज़रूरत अलग है। मुझे तुम्हारा मेरा इंटरव्यू लेना बहुत अच्छा लगेगा। मैंने इतना आराम महसूस किया है कि बयान करके अब मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ। मैं तुम्हारा मकरूज हो गई हूँ तब्दीली और सबको बहतास की एक टाइम लिमिट है। कोई बात नहीं, बराह करम उन चीज़ों पर इतना ज़्यादा ना अटकें। बाज़ औक़ात वो मुझे ऐसा लिखते हैं, यानी मैं उसे एक ज़ाती अकाउंट की तरह इस्तेमाल करती हूँ। दरहकीकत ये एक ज़ाती अकाउंट है। दरहकीकत मैं उसे ऐसा ही देखने की कोशिश करती हूँ। यकीनन मैं मुहतात रहती हूँ अपने खूबसूरती के एहसास और जमालियाती एहसास के मुताबिक। इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छा महसूस करवाने और ये दिखाने की भी कोशिश करती हूँ कि देखो, हर चीज़ इतनी साफ, शफ़ाफ और हैरत अंगेज़ रॉकपो आइकन्स वाली नहीं है। मुझे खुशी है कि आपने महसूस किया। मेरा आखिरी सवाल, आप ये ना भी कहीं, लेकिन अगर आप ऐसा कहेंगी तो ना कहीं। हाँ, शुरू से, यानी क्या आप कहेंगी कि मेरी एक ऐसी अफरातफरी है जिसे मैंने बहुत अच्छी तरह छुपा रखा है? मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि मैंने सोचा कि मैं ये शामिल करूं, और क्या आप सिर्फ इस मेरी हंसी को शामिल करेंगी? हाँ, और मैंने पहले ही पूछा था कि ये अफरातफरी कैसी लगती है। आपने इस पर हंसते हुए कहा, मेरे ख्याल में ये बहुत वाज़ेह है। सही, यानी वाकई ये इस तरह लगता है। सही, वाकई में एक ऐसी अफरातफरी छपी हुई है जिसे आप नहीं चाहती कि लोग जानें। मेरे ख्याल में इसका ना जाना एक और पुरस्कार बात पैदा करेगा। मेरे नुक्ता नज़र से उसे ऐसे ही रहने दें, और सिर्फ एक ही नहीं है, मुझे ये भी कहने दें। चलो हंसी को यहाँ वापस लाते हैं और इसके साथ शुरू करते हैं। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम हमारे लिए पहले ही बहुत कीमती इंसान हो। उसी के साथ साथ अगस्त के महीने के साथ हमने एक नया फॉर्मेट भी शुरू किया है। मुझे बहुत खुशी है कि हमने ये तुम्हारे साथ किया। हम स्टूडियो में हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हम यहाँ हैं। उम्मीद है कि जल्द ही हमें कैमरे के बगैर किसी जगह बातचीत और तबादला ख्याल का मौका मिलेगा। हाँ, तुम्हारी ज़रूरियात अलग हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरा इंटरव्यू करो। बात करने के बाद मैं बहुत आराम महसूस करती हूँ और अब मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ। मैं तब्दीली की तुम्हारी मकरूज हूँ और सबको बहुत प्यार। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी हाँ।